हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 26 जनवरी की करंट अफेयर्स का और 27 जनवरी की करंट अफेयर्स का और 28 जनवरी की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो क्लास नोट्स रहते हैं अपने, ये कुमार गौरव सर की तरफ जो क्लास करवाई जाती हैं उस पर आधारित ये अपने क्लास नोट्स रहते हैं। कुमार गौरव सर के द्वारा अपनी क्लासेस में जो भी पॉइंट करवाए जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ और उन्हीं पॉइंट्स से मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। और ये जो क्लास है अपनी रिवीजन क्लास रहती है, जो कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। सबसे पहले इसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में लल्लन टॉप क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, FAO का 12वां सत्र जो है, FAO का जो 12वां सत्र है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है रोम में। कहाँ हुआ है? रोम में। और इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष इसका भारत को बनाया गया है। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें डॉक्टर BN त्रिपाठी ने। किसने? डॉक्टर BN त्रिपाठी ने। देखो, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो 12वां सत्र हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? रोम में। उपाध्यक्ष कौन बना है? इसका उपाध्यक्ष बना है भारत। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किस व्यक्ति ने किया है? डॉक्टर BN त्रिपाठी ने किया है। बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका रोम में है। देखो, इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यही कारण है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रोम। रोम के बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये जो रोम है कौन से देश की राजधानी है? ये इटली की राजधानी है। रोम कौन से देश की राजधानी है? इटली की राजधानी है। और अगर पूछा जाए कि जो रोम है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है गणतंत्र दिवस 2023 से रिलेटेड। गणतंत्र दिवस 2023 से रिलेटेड अपना प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो गणतंत्र दिवस 2023 हुआ है, इसमें मुख्य अतिथि कौन हुए थे? इसमें मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी कौन है? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति। और गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया है, कौन से क्रम का मनाया गया है? ये 74वें क्रम का मनाया गया। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इस बार गणतंत्र दिवस कौन से क्रम का मनाया गया है? 74वें क्रम का मनाया गया है। अब बात आई है यहाँ पर मिस्र की। तो मिस्र को क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में COP27 जो हुआ है, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया है। तो ये 2 पॉइंट आपको मिस्र से संबंधित याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन परमाणु की प्लेटिनम रेटिंग से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परमाणु की प्लेटिनम जो रेटिंग है, उससे किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? IGBC के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। यहाँ से केवल और केवल आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। रेलवे स्टेशन का नाम विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया है? IGBC ने इसको सम्मानित किया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास 2023 से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो इसका आयोजन है कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया है। और इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है और द्विवार्षिक है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होने वाली ये एक्सरसाइज है।
तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। ये पॉइंट कौन कौन से हैं इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हिंद महासागर में। आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। ये अभ्यास नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है और कैसा है? ये द्विवार्षिक है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एमफेक्स एक्सरसाइज 2023। एमफेक्स एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। साइक्लोन फर्स्ट 2023 का आयोजन कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। और इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है? आयोजन इसका हुआ है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रलय एक्सरसाइज 2023। प्रलय एक्सरसाइज 2023 किसके द्वारा हुई है? ये जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में करने की घोषणा की गई है। और भारतीय वायुसेना की जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वायुसेना की जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है शिलोंग में। कहाँ पर है? शिलोंग में है। और शिलोंग जो है कौन से राज्य की राजधानी है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि साइबर संगिनी कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की जो घोषणा है ये ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी जो है इन दोनों के द्वारा मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। ये कार्यक्रम कितने दिनों का है? ये कार्यक्रम 45 दिनों तक रहने वाला है, मतलब कि चलने वाला है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 10,000 साइबर संगिनी तैयार करना। लक्ष्य इसका रखा गया है 10,000 साइबर संगिनी तैयार करना। कितने दिनों तक चलेगा? 45 दिनों तक चलेगा। प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी के द्वारा इसको प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसका स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो इसका स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाते हैं इसका 25 जनवरी को। और 2023 में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 2023 में इसका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस? 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई कब थी, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1971 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो डॉक्टर YS परमार जो हैं ये यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट है 68। कितनी है? 68। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है? 25 जनवरी को। 2023 में कौन से नंबर का मनाया गया है? 53वें नंबर का। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर YS परमार थे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 68 हैं। उसके बाद में कुछ राज्य एवं उनके स्थापना दिवस दिए गए हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। भारत के अंदर वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत के अंदर वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तर भारत के सबसे बड़े तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। रामागुंडम परियोजना कौन से राज्य में है? तेलंगाना में है। ओंकारेश्वर बांध कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 से रिलेटेड। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 में कौन से नंबर का मनाया गया है? तो ये 3रे नंबर का मनाया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है कोहिमा में। कोहिमा कौन से राज्य में है? नागालैंड में है।
उसके बाद में हम बात करेंगे नागालैंड की। तो ये तो पॉइंट यहाँ से आपको दोनों याद ही रखने हैं कि जो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 में मनाया गया है, कौन से नंबर का मनाया गया है, तीसरे नंबर का, और मनाया कहाँ पर गया है, कोहिमा में मनाया गया है। और कोहिमा जो है कहाँ पड़ता है, ये नागालैंड में पड़ता है। अब हम नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड अपना दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। नागालैंड का फेस्टिवल आपको याद रखना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो हैं। कौन है, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, इसका नाम है माउंट सारामाती। माउंट सारामाती जो पर्वत श्रेणी है कहाँ है, नागालैंड में है। और एक पॉइंट और याद रखना है नागालैंड से संबंधित कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी, यानी कि नकारात्मक वृद्धि वाला राज्य, ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा था, नागालैंड था। तो ये सभी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाल कृष्ण दोषी से रिलेटेड। ये बाल कृष्ण दोषी जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और इन्हें जो है कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि जो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 है किसे दिया गया था, बाल कृष्ण दोषी को दिया गया था। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले ये एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। और इन्हें इस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 2018 में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर निधन लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में नीलमणि फूकन जी का निधन हो गया है। इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दामोदर जी मौजा को। किसे दिया गया था, दामोदर जी मौजा को दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मीर बरकत अली खान। मीर बरकत अली खान का अभी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे, ये हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। कौन थे, हैदराबाद के अंतिम निजाम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023। वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत पर्व। भारत पर्व का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कौन से मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, लाल किले में किया जाएगा। कितने दिनों तक चलेगा ये 6 दिनों तक चलने वाला है। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिनों तक है, ये 6 दिनों का चलने वाला एक पर्व है। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है 27 जनवरी की करंट अफेयर्स से। और 27 जनवरी की करंट अफेयर्स से अपना पहला क्वेश्चन है कि परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा किसने की है। परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा किसके द्वारा की गई है, ड्रैको मिशन की घोषणा की गई है नासा के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, नासा के द्वारा। ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि मंगलयान को भारत ने कौन से यान से लॉन्च किया था, PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था, PSLV C-25 से। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। कौन कौन से, फोबोस और डिमोस, ये इसके 2 उपग्रह हैं। राशिद रोवर को कौन से देश ने लॉन्च किया, UAE ने लॉन्च किया। जुरोंग रोवर को किस देश ने लॉन्च किया, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। लूसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मिशन। और ये लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। मंगलयान किसने लॉन्च किया, PSLV C-25 से इसरो ने लॉन्च किया। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर। ई निरीक्षण जो सॉफ्टवेयर है इसको किसने लॉन्च किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को 4 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। अब उस जो निर्णय दिए गए हैं उस निर्णय को 4 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी में अनुवादित किया जाएगा, गुजराती में भी अनुवादित किया जाएगा, उड़िया में भी अनुवादित किया जाएगा और तमिल में भी अनुवादित किया जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे उन निर्णय को क्या किया जाएगा, 4 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर इसका नाम है। इस प्रकार की जो सिफारिश है किसने की थी, इस प्रकार की जो सिफारिश है कि जो निर्णय दिए जाते हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाए, तो इस प्रकार की जो सिफारिश है ये मलिमंथ समिति जो 2002 में गठित हुई थी उसके द्वारा सिफारिश की गई थी। और इसके लिए अभी हाल ही में एक समिति फिर से गठित की गई है, अभय ओका समिति। अभय ओका समिति जो गठित की गई है इसके लिए किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी की सिफारिश पर यह बात जारी हुई है कि हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल में 4 क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे उनका अनुवाद किया जाएगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि फास्टर पोर्टल और सुपेश पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किए गए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किए गए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये जो है घोषणा की गई है श्रीनिवास वर्धन को। ये एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब हम देखेंगे कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 की, तो वर्ष 2023 में जो पद्म पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है, वर्ष 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। उसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 6 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, 9 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है, 91 व्यक्तियों यानी कि 91 लोगों को दिया गया है। अगर इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100 और 6 कितना हो जाएगा, 106। तो इस प्रकार से वर्ष 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है कितने लोगों को, 106 लोगों को। 106 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब इसमें जो पद्म विभूषण हैं इनके सभी के नाम हम लोग देखेंगे। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है इन सभी के नाम देखेंगे। और पद्मश्री में कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है पद्म विभूषण से संबंधित। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 6 व्यक्तियों को दिया गया, अभी अभी हमने आपको बताया। अब ये नाम कौन कौन से हैं, पहला नाम है श्रीनिवास वर्धन का। ये श्रीनिवास वर्धन वही हैं जिनका नाम अभी हमने आपको बताया है कि ये एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। तो श्रीनिवास वर्धन का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। श्रीनिवास वर्धन कौन से देश के रहने वाले हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है कौन से क्षेत्र में दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। कौन से क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बाल कृष्ण दोषी। बाल कृष्ण दोषी जो हैं इनको वास्तुकला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और ये गुजरात के रहने वाले थे। और इन्हें ये जो पुरस्कार है मरणोपरांत दिया गया है कि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये क्वेश्चन भी हमने अभी आपको पढ़ाया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले, और इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चौथा पॉइंट है यहाँ पर एस.एम. कृष्णा। एस.एम. कृष्णा कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के हैं और इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। पांचवा नाम है यहाँ पर दिलीप महालनोबिस। ये दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं दवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया। उसके बाद में 6th नाम यहाँ पर है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ये उत्तर प्रदेश के थे, इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया गया है और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया। कौन कौन, बाल कृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया, और दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दिया गया, और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तो पद्म विभूषण जो है ये 6 व्यक्तियों को दिए गए हैं और ये सभी नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। और ये कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं इनका राज्य भी याद रखना है, और ये कौन से क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है ये क्षेत्र भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे पद्म भूषण की।
तो पद्म विभूषण हमने देखा 6 व्यक्तियों को दिया गया। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है? ये 9 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 9 व्यक्तियों को दिया गया है। अब ये 9 व्यक्तियों के नाम भी आपको एक बार फटाफट से देख लेना है और ये नाम जितने याद हो सकते हैं उनको याद कर लेना है। बाकी आपको बार बार रिवीजन करवा के ये सभी पॉइंट याद करवा दिए जाएंगे। इसकी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ये आपको बार बार रिवीजन करवाया जाएगा और रिवीजन से आपको ये याद होता जाएगा। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर दिया गया है एस.एल. भैरप्पा। एस.एल. भैरप्पा कर्नाटक के रहने वाले, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया। कुमार मंगलम बिड़ला, ये महाराष्ट्र के रहने वाले, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। दीपक धर महाराष्ट्र के रहने वाले, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। वाणी जयराम तमिलनाडु के रहने वाले, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। स्वामी चिन्ना जीयर तेलंगाना से संबंधित हैं, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। सुमन कल्याणपुर महाराष्ट्र से संबंधित हैं, कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। कपिल कपूर दिल्ली से संबंधित हैं, साहित्य और शिक्षा में दिया गया है। सुधा मूर्ति कर्नाटक से संबंधित हैं, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। और 9 नंबर का नाम यहाँ पर दिया गया है कमलेश डी पटेल, तेलंगाना से संबंधित हैं, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करेंगे पद्मश्री की। तो हमने आपको बताया जो पद्मश्री पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार 91 व्यक्तियों को दिया गया है, यानी कि 91 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। और इनमें एक नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आनंद कुमार जी का है। सुपर 30 वाले आनंद कुमार का नाम आपके लिए याद रखना है। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं और इनको शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जितने भी पुरस्कार हमने आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इनकोवैक। ये जो इनकोवैक है ये क्या है? इन कोविड रोधी नासिका टीका है और जो कि विश्व का पहला है। ऐसा टीका कभी भी नहीं बनाया गया है, ये विश्व का पहला टीका है जो कि इनकोवैक है, इसका नाम है। और ये एक कैसा टीका है? कोविड रोधी नासिका टीका है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में मनसुख मंडाविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इनकोवैक जो टीका है इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है भारत बायोटेक कंपनी ने। भारत बायोटेक कंपनी कहाँ है? भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद में है। ये पॉइंट जितने भी हमने आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महिला प्रीमियर लीग 2023। महिला प्रीमियर लीग 2023, पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो आयोजन है पहली बार हो रहा है। इससे पहले कभी भी इसका आयोजन नहीं हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आयोजन बीसीसीआई के द्वारा किया जा रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। और इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा ली? इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? इसमें कुल 5 टीमें हिस्सा लेंगी। अहमदाबाद की टीम होगी, मुंबई की टीम होगी, बेंगलुरु की टीम होगी, लखनऊ की टीम होगी और दिल्ली की टीम होगी। ये इन 5 टीमों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे इन 5 टीमों में सबसे महंगी टीम कौन सी बनी है, तो सबसे महंगी टीम बनी है अहमदाबाद की टीम, जिसको 1289 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। और किसने खरीदा है? अडानी ग्रुप के द्वारा इसको खरीदा गया है। अब हम बात करेंगे आईपीएल 2022 की। तो आईपीएल 2022 के बारे में हमको याद रखना है कि आईपीएल 2022 में कौन सा संस्करण हुआ है? ये इसका 15वां संस्करण हुआ था। कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? कुल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसमें 2 नई टीमें शामिल हुई थी। कितनी नई टीमें शामिल हुई थी? 2, एक तो लखनऊ की टीम थी और एक गुजरात की टीम थी। विजेता कौन बना? गुजरात टाइटंस इसका विजेता बना है। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसने जीता है? जोस बटलर ने। और पर्पल कैप किसने जीता? युजवेंद्र चहल ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जो दिवस है ये कब मनाते हैं? ये 26 जनवरी को मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 1953 में मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ये सभी डे आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यू विन पोर्टल। यू विन जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? यू विन पोर्टल जो है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, प्रसव का रिकॉर्ड रखना, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य से यू विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जातीय ममानी महोत्सव 2023। ये जो जातीय ममानी महोत्सव 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। और इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है? इस फेस्टिवल में भोजन का आदान प्रदान करते हैं। किस लिए? आत्माओं की शांति के लिए। इसका आयोजन किसके दौरान होता है? इसका आयोजन चिल्लई कला जो महोत्सव है इसके दौरान किया जाता है। चिल्लई कला जो महोत्सव है 40 दिनों तक जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है उसको क्या कहा जाता है? चिल्लई कला कहा जाता है। और उसी के दौरान जातीय ममानी महोत्सव मनाया जाता है जो कि लद्दाख में होता है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला फेस्टिवल लिखा है लोसर फेस्टिवल, इसको मनाते हैं लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल, इसको भी मनाते हैं लद्दाख में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाते हैं। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाते हैं। तो ये जितने भी फेस्टिवल हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। और टेस्ट टीम की बात करेंगे तो टेस्ट टीम के कप्तान कौन है? टेस्ट टीम के कप्तान हैं बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कौन है? बेन स्टोक हैं। कहाँ के प्लेयर? इंग्लैंड के प्लेयर। और सर्वाधिक खिलाड़ी इसमें कौन सी टीम से शामिल हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम से सर्वाधिक खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। संख्या इनकी कितनी है? संख्या इनकी है 4, यानी कि 4 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वनडे क्रिकेट टीम से संबंधित। तो वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? बाबर आजम हैं। और भारतीय टीम से इसमें किस किस को शामिल किया गया है? श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को इसमें शामिल किया गया है। अब बात आई थी यहाँ पर आईसीसी की। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और आईसीसी के वर्तमान समय में हेड कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। आयोजन कहाँ होगा? गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा। और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 30वां संस्करण है, यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1993 में हुई थी। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम इसकी रखी गई है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसकी इस बार थीम रखी गई है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं नरेश लालवानी। कौन? नरेश लालवानी। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना 28 जनवरी की करंट अफेयर्स से। 28 जनवरी की करंट अफेयर्स से अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा कनाडा। किसका हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा कनाडा। इसकी घोषणा किसने की है? घोषणा यहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। और इसका निर्माण जो है कौन सी कंपनी करेगी? इसका निर्माण करेगी ज़नाडू कंपनी। कौन सी कंपनी? ज़नाडू कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इसका यूज कहाँ पर करेंगे? इसका यूज जो है जटिल समस्याओं को सुलझाने में किया जाएगा। और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? $32 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बात आई है कनाडा की। तो कनाडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखने हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा में ही एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था?
16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमको यहाँ से याद रखना है कि जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, कौन सी मंडी? विनिपेग मंडी। कहाँ है? ये कनाडा में है। पहले नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल है कब हुए थे? 1930 को। और कहाँ हुए थे? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है? हैमिल्टन भी कनाडा में है। 65वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? हैलीफैक्स में हुआ है। और हैलीफैक्स कहाँ है? हैलीफैक्स कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो अभी हाल ही में आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 8 चीते लाए गए थे। ये 8 चीते कहाँ से लाए गए थे? ये नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? इन 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था और इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और अब इसी प्रकार से एक समझौता और हुआ है और इस समझौते में क्या कहा गया है कि 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है। और ये जो चीते हैं कहाँ से लाएंगे? साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। और हर वर्ष कितने आएंगे? हर वर्ष 12 चीते लाए जाएंगे। और इस प्रकार ये जो कार्यक्रम है कितने वर्षों तक चलने वाला है? 8 से 10 वर्षों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो सिनेप्स है ये क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि कोई न्यूरॉन एक ए हो जाएगा और कोई न्यूरॉन एक बी हो जाएगा। न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी के जो बीच में ये रिक्त स्थान होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको सिनेप्स कहा जाता है। और ये जो सिनेप्स है एक आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार कर लिया गया है। ये जो आर्टिफिशियल सिनेप्स है इसका आविष्कार कौन से देश के वैज्ञानिकों ने किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। किस लिए? ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए इसका आविष्कार किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है येलो बैंड डिजीज का प्रकोप कहाँ पर देखा गया है? येलो बैंड डिजीज का प्रयोग कहाँ पर देखा गया है? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और ये जो रोग है, ये जो डिजीज है किसे प्रभावित कर रहा है? ये डिजीज समुद्री प्रवाल को प्रभावित कर रही है। और इनका कलर कैसा हो रहा है? इनका कलर जो है प्रभावित होने की वजह से पीला पड़ रहा है। उसी के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है? येलो बैंड डिजीज इसका नाम रख दिया गया। समुद्री वर्षावन किसे कहा जाता है? प्रवाल को कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? ये बनी है मिशेल योह। कौन सी फिल्म के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में इनकी शुरुआत हुई थी। और ये जो पुरस्कार हैं कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं? लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड का अन्य नाम क्या है? यानी कि इसको एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और 2023 में ये कौन से क्रम के प्रदान किए जा रहे हैं? 95th यानी कि 95वें क्रम के ये प्रदान किए जा रहे हैं। अगर बात करेंगे मिशेल योह की तो मिशेल योह जो है इनको हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी को। इसकी घोषणा कब हुई थी? इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा हुई थी वर्ष 2005 में। और ये जो दिवस है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो हिटलर के द्वारा यहूदियों का जनसंहार किया गया था बहुत बड़े तौर पर, उसी की स्मृति में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डे लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 जनवरी को। वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 दिसंबर को। विभाजन विभीषिका दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 अगस्त को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 अक्टूबर को। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 नवंबर को।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निधि आपके निकट 2.0 जो अभियान है इसका शुभारंभ किसने किया है। इसका शुभारंभ EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किया गया। शुभारंभ कब किया गया है? 27 जनवरी 2023 को। जिला स्तर पर शिकायत निवारण ये एक मंच है और इसी को शुभारंभ किया है EPFO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन क्षेत्र में किसने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन क्षेत्र में किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। और ये कौन सी पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है जो कि 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई। तो बात करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ICC के द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है। ICC के द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव। तो ICC के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं वर्ष 2022 के लिए उनकी घोषणा की जा चुकी है। अब ये पुरस्कार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ से अब हम एक एक पुरस्कार के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। और महिला T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तहेलिया मैकग्रॉथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, इनको चुना गया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया बेन स्टोक्स को। ये कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई है? बाबर आजम को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? नेट सीवर जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसने जीती है? नेट सीवर ने जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में किसे दिया गया? मार्को जानसेन को जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। और फीमेल में किसे दिया गया है? रेणुका सिंह को जो कि भारत की प्लेयर हैं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट किसे चुना गया है? आसिफ शेख को जो कि नेपाल के प्लेयर हैं। ये सभी अवार्ड आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता है? तो मिक्स्ड डबल का खिताब जो है ये लुइसा स्टेफनी और राफेल मोन्टास के द्वारा जीता गया है। ये दोनों कहाँ के प्लेयर हैं? ब्राज़ील के। ये कौन है? ये फीमेल हैं और ये मेल हैं। इन दोनों के द्वारा ये जीता गया है क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब। मिक्स्ड डबल का जो खिताब है इसका फाइनल किसके किसके बीच हुआ? भारत और ब्राज़ील के बीच। भारत की तरफ से सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना थे और ब्राज़ील की तरफ से लुइसा स्टेफनी और राफेल मोन्टास, इनके द्वारा ये जीत लिया गया। ये उपविजेता भारतीय लोग बने हैं और विजेता कौन बने हैं? ब्राज़ील के दोनों प्लेयर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है US ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के प्लेयर। और इगा स्विटेक ने जो कि फीमेल सिंगल्स की खिताब जीती हैं, पोलैंड की हैं। और विंबलडन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के प्लेयर। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? रेबेकिना ने जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल के द्वारा जीते गए हैं। कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं इसने? कुल इसने 22 ग्रैंड स्लैम इसने जीते हैं। तो दोस्तों 26 जनवरी की करंट अफेयर्स, 27 जनवरी की करंट अफेयर्स और 28 जनवरी की करंट अफेयर्स का कुल रिवीजन हमने कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चंस, क्योंकि कुमार गौरव सर के द्वारा बीच बीच में लल्लन टॉप क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। तो उनका रिवीजन हम जो करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करने के बाद में करते हैं। तो चलिए अब लल्लन टॉप प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला लल्लन टॉप प्रश्न में दिया गया है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध में अम्ल पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। शर्करा पूछेगा तो लैक्टोज और एसिड पूछेगा तो लैक्टिक। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त।
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। प्रोटीन जो है किसका बहुलक होता है? प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? एमिनो एसिड का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सिग्मो फेस्टिवल को कहाँ मनाते हैं? सिग्मो फेस्टिवल को गोवा में मनाया जाता है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट। हैंसन रोग कौन से रोग को कहा जाता है? हैंसन रोग जो है ये कुष्ठ रोग को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को। एराविकुलम नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। कहाँ है? केरल में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखी है? अश्वघोष ने। ये जो अश्वघोष हैं, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसके ये उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। और उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। किससे? अल्टीमीटर से। ऊंचाई पूछा जाएगा तो अल्टीमीटर बताएंगे, गहराई पूछा जाएगा तो फेदोमीटर बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रेणुका झील। रेणुका झील कौन से राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 और स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक। कौन? शूद्रक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉब्सन इकाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुई थी? 1894 में। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला हेड कौन बनी है? पीटी ऊषा बनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हो गया है और कालाजार रोग। कालाजार रोग का रोग कारक क्या होता है? इसका रोग कारक है लिस्मेनिया प्रोटोजोआ। यानी कि कह सकते हैं कि जो कालाजार रोग है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ का नाम पूछा जाएगा तो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ हो जाएगा। रोगवाहक इसका क्या होता है? कालाजार रोग का रोगवाहक हो जाएगा सैंड फ्लाई। कौन सी हो जाएगा? सैंड फ्लाई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किडनी की इकाई। किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इकाई पूछेगा तो नेफ्रॉन बताएंगे, अध्ययन पूछेगा तो नेफ्रोलॉजी बताएंगे। उसके बाद में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। और पूछा जाए कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार, कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार हो जाएंगी यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में है। उड़ीसा में है एक झील है चिल्का झील और चिल्का झील के मध्य में ही स्थित है क्या? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। और पहले पुरुष मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये मणिपुर में मनाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इसका आंसर आप लोग बताना। चलिए मैं बता देता हूँ कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है कहाँ के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। अफस्पा अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 1958 का है। CSIR की पहली महिला हेड कौन थी? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। ये जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। और शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद में है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और राज्य पूछा जाएगा तो असम बता देंगे। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। विटामिन ए की कमी से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आँख। आँख क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी कौन से अंग को प्रभावित करता है? विटामिन ए जो है ये आँख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आँख को। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 360 में। और अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो बताना है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, यानी कि 0, एक बार भी ये नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 352 में है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 352 में। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की फेमस कलाकार कौन? रुक्मणी देवी। कौन? रुक्मणी देवी। मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा तो मूल संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। नया नाम इसका क्या है? व्हीलर द्वीप। पुराना नाम इसका क्या है? व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अनुसूची नंबर 10 किससे संबंधित है? ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील। चिल्का झील कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। और सर्वाधिक रामसर साइट अगर पूछा जाएगा कौन से राज्य में है, तो सर्वाधिक रामसर साइट हो जाएंगी तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएंगी? सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। और कुल रामसर साइट 75 हैं। भारत की पहली रामसर साइट हो जाएगी चिल्का झील। रामसर नाम का जो स्थान है कहाँ है? ईरान में। रामसर नाम का स्थान कहाँ है? ईरान में। रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने भारतीयों को मिल चुका है? तो ये 2 भारतीयों को मिल चुका है। 2 नाम याद रखने हैं, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। इन 2 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पीतल जो है क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई होती है। कांसा भी एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर 15 मीटर जो है ये 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग भी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि
टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। बिहू नृत्य कौन से राज्य का है? असम का है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। बी और सी पानी में घुलनशील हैं। CRR की फॉर्म क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4। कहते क्या हैं इसको? कॉपर सल्फेट। आठवीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14। और वर्तमान संविधान में कितनी है? वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 243I और अनुच्छेद नंबर 243Y, इन दोनों में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। और केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 280 में है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 243 में है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल हैं उसमें किसका उल्लेख है? उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान समय में कौन से देश में देखने को मिलती है? इराक में। और नदी घाटी पूछा जाएगा तो दजला फरात। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परम 8000। परम 8000 क्या है? ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ हुए? ऑस्ट्रेलिया में हुए। और 2022 में 2026 वाले कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2022 वाले कहाँ हुए थे? 2022 वाले बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ पर? बर्मिंघम में। मिनी माता रोग जो है किसके कारण होता है? ये पारा की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? आशा पारेख को। 68वें नंबर का राष्ट्रीय अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? अजय देवगन और सूर्या को। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। ई अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने। और सेबी की पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुच। निदान पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। और हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और इसका नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।